जय हिंद। बंगाल बंगाल भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और बंगाल का जो इतिहास है महाजनपद काल और ऋग्वैदिक काल से पहले का है। कैसे साथियों, इसके बारे में हम पूरी जांच पड़ताल लेकर आए हैं और इसके पहले हम जानेंगे हम लोग कि ये बंगाल कहाँ पड़ता है। तो बंगाल हमारे भारत के पूर्वी हिस्से में और बांग्लादेश के ठीक बगल में ही पश्चिम बंगाल पड़ता है और पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा भाग हमारे नॉर्थ ईस्टर्न यानी सेवन सिस्टर्स स्टेट से लगता है और इस कारण बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट बन के आता है। देखिए यहाँ पे बहुत सा पतला एक रास्ता बनता है जो कि भारत से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ने में मदद करता है, जो बहुत ही पतला है, लगभग 21 किलोमीटर के आसपास है और इतना कम एरिया को ही हम लोग चिकन नेक कहते हैं। आने वाले कुछ मिनट बाद हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, दिखाएंगे भी यह कैसे है और इसका उपयोग हम लोग बहुत ही महत्व और इसको बहुत महत्व भी देते हैं। ठीक है, तो यह देखिए जो हमारा बंगाल है यह किधर पड़ता है, तो यह ईस्ट इंडिया की तरफ पड़ता है, यानी भारत के पूर्व में पड़ता है और 15 अगस्त 1947 को भारत के साथ इसे भी आज़ादी मिली थी। इसकी कैपिटल कोलकाता है और यह जो है लार्जेस्ट सिटी है कोलकाता ही बंगाल में। यहाँ पे मेट्रो भी है और सबसे पहले मेट्रो यहीं पे चलाया गया था। सबसे पहला मेट्रो 1984 में यहाँ पे चलाया गया था और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो कुल 23 डिस्ट्रिक्ट है और इसका कोई मतलब विशेष महत्व नहीं है। लेकिन गवर्नर्स कैसी बॉडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे गवर्नर जो है वेस्ट ऑफ बंगाल के हैं और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है और 294 यहाँ पे सीट है, यानी एमएलए की सीट है, विधानसभा सीट है। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, केवल विधान सभा ही है। तो यहाँ पे सिंगल असेंबली है, मान सकते हैं। देखिए इसे बोलते हैं यूनिक कैमरल्स, मतलब कि केवल यहाँ पे विधानसभा ही है। और गवर्नर्स जो है वे कौन है, तो सीवी आनंद बोस और यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है ममता बनर्जी है। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें जो हैं 16 हैं, लोकसभा की 42 है और आपको पता है हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। और कलकत्ता हाई कोर्ट केवल कलकत्ता का ही या पूरे बंगाल का ही न्याय क्षेत्र ही नहीं आता है, बल्कि अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है यहाँ के लोग भी न्याय प्राप्त करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए जाते हैं। तो ये रहा हमारे लिए ब्रीफ जानकारी जो कि वेस्ट बंगाल के लिए इम्पोर्टेंट थी। और इसके बाद कुछ और भी जानकारी है जो कि इसके हिस्ट्री यानी इतिहास को लेकर है। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो यह अर्ली हिस्ट्री हम अगर जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से इसकी शुरुआत देखा जाता है। एंशिएंट बंगाल पहले से भी था और यहाँ पे हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के बीच में थोड़ी टसल भी यानी यहाँ पे थोड़ा विवाद भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुज़म पहले से और बुद्धिज़्म फिर भी रहा है। ऐसे ही यहाँ पे मेन जो थे एंशिएंट के समय ये पार्ट्स जो थे इसमें गुप्ता थे, गौड़ थे, मौर्य भी यहाँ पे थे। बाद में सेन एम्पायर आया, ठीक है ना, सेन जो साम्राज्य है वहाँ भी देखने को मिला।
इसके बाद दिल्ली जो सल्तनत थी, दिल्ली के सुल्तान थे, वे भी बंगाल पर कब्जा किए और यहाँ पे मुस्लिम को चारों तरफ बंगाल में फैला दिए थे। ऐसे ही मुग़ल जो एम्पायर थे वो 1576 में अकबर के द्वारा बंगाल को अपने अंडर ले लिया गया और इस तरीके से सूरी एम्पायर भी जो था बंगाल पर इसका महत्वपूर्ण कब्जा था और यह अपने क्षेत्र में कंट्रोल स्थापित किया था। और यहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ भी कई युद्ध हुए थे, वार हुई थी और अंग्रेज़ों ने बंगाल को 1764 में पूरे तरीके से अपने अंडर में ले लिया था, बैटल ऑफ बक्सर्स में। तो इस तरीके से देख सकते हैं बंगाल प्रोविंसेस जो है जा करके 47 अगस्त 1947 में, या 15 हो जाएगा, 15 अगस्त 1957 में बंगाल प्रोविंस बना। लेकिन इसके पहले बंगाल जो था उसे दो भागों में तोड़ दिया गया था 1905 में। 1905 में इसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में तोड़ा गया था। जो हम लोग का यानी भारतीय बंगाल है वह पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाता है और पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश के नाम से विख्यात है। फिर 1947 यानी 47 में बंगाल जो पश्चिमी बंगाल था इसे पूरा पाकिस्तान को दे दिया गया और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में गया और पश्चिमी बंगाल भारत में का अभिन्न हिस्सा बना। तो ऐसे ही बंगाल जो है इसका इतिहास रहा है और यह इतिहास हमने देखा और यह इकोनॉमिक लेवल पर भी मतलब इसका ठीक ठाक है। कल्चरल हेरिटेज भी यहाँ पे है, ये सब हम देखने वाले हैं इस मैप में। अब ये जो बंगाल है यहाँ पे कौन माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोग इसमें देखेंगे। और सबसे पहले देखें तो हमें पता है कि बंगाल के सबसे निचले साइड में यहाँ पे इसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन यह डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा इधर पड़ता है और यहीं से हुगली नदी भी निकलती है। यहाँ पे गंगा नदी तो बांग्लादेश में यहाँ से होके चल जाती है, यहाँ से बांग्लादेश में गंगा नदी चल जाती है और यहाँ पे बैराज बना हुआ है, ठीक है, इसका नाम है फरक्का बैराज। यहाँ से कुछ पानी हुगली नदी में होते हुए सुंदरवन डेल्टा तक आती है और इन वनों को सुंदरी फॉरेस्ट या वन भी कहते हैं। और इसके बगल से, इसके यहाँ से बगल से देखा जाए तो यहाँ से जो नदी है स्वर्ण रेखा नदी, जो कि झारखंड से निकलती है तिलैया बांध से और बंगाल में होते हुए फिर उड़ीसा में से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन रिवर? स्वर्ण रेखा रिवर नदी है। ऐसे ही दामोदर नदी जो कि मैथम जलाशय से, इसी के बगल में पांचेत जलाशय है यहाँ पे। तो यहाँ से ये इधर से और यहाँ से निकल के एक और नदी जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल से यह भी बीच से होते हुए यह जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। यहाँ पे हुगली नदी में मिलती है और हुगली नदी का पानी और ज़्यादा बाढ़ की तरह निकलता है और सुंदरवन डेल्टा में पानी खूब जमा करता है, जिससे इस डेल्टा में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए हैं, क्योंकि नदियाँ गाद यानी मिट्टी को लेकर आती हैं और ला करके इस डेल्टा में जमा कर देती हैं।
और कई तो ऐसे आइलैंड्स हैं जो अभी बांग्लादेश और भारत के बीच में डिस्प्यूट का भी सवाल रहा है। जैसे एक है न्यू मूर आइलैंड द्वीप, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट का एक मुद्दा है। इसके बाद हमने देखा ये महत्वपूर्ण नदियां थी और यहाँ पे फरक्का बैराज भी है। और यहाँ पे ठीक यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि बिहार और झारखंड के सीमा पड़ती हैं और बंगाल के ठीक बगल में ही राजमहल की पहाड़ियाँ देख रहे हैं, हमें देखने को मिलता है। और ठीक मराठी जलाशय बंगाल के सीमा पर ही पड़ता है और ये झारखंड में इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। और बांग्लादेश जो है सबसे बड़ी सीमा बंगाल के साथ अपनी साझा करता है। इधर है बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। इधर की तरफ उड़ीसा है, यहाँ से इधर की तरफ उड़ीसा है, ठीक है। और इधर की तरफ यहाँ पर यह झारखंड है। इधर हो गया झारखंड और ठीक इधर की तरफ यहाँ पे यहाँ से इधर बिहार है और इधर की तरफ यह हो जाता है नेपाल। ठीक है साथियों, यह नेपाल हो जाएगा और ठीक इसके ऊपर इधर की तरफ यह सिक्किम हो जाता है और सिक्किम इसके बाद इधर जो है यह है भूटान, यह है भूटान और इधर की तरफ जो है यह है आसाम। ठीक है, यह है आसाम या असम और इधर की तरफ पूरा बांग्लादेश है। और पश्चिम बंगाल का ही नहीं बल्कि बांग्लादेश पूरे भारत में किसी देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कंट्री है, जो कि 4000 से भी अधिक किलोमीटर का सीमा साझा करता है बांग्लादेश साथियों। तो कुल मिला के देश की बात करें तो बंगाल के साथ कुल 3 देश हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। हमें निश्चित बहुत मुश्किल से होता है कि बांग्लादेश तो केवल मतलब बंगाल के साथ ही सीमा साझा करता होगा या बांग्लादेश सीमा बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ, लेकिन यह भूटान के साथ, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और स्टेट की बात करें तो यह उड़ीसा के साथ साझा करता है, झारखंड के साथ, बिहार के साथ और यहाँ पे सिक्किम के साथ। तो कुल 4 राज्य और एक असम, मतलब कि 5 राज्य हैं जिसके साथ बंगाल भारत के स्टेट के साथ सीमा साझा करता है। ओके, और इसकी विशेष बात अगर देखी जाए तो यहाँ पे कुछ जो सिटीज़ हैं और उनका क्या महत्व है हमें यह देखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से सिटी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले नीचे की तरफ से हम लोग बढ़ेंगे और देखिए हमने बताया कि ये पूरा का पूरा इधर का एरिया जो दिख रहा है यह बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में यह सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा है और सुंदरवन डेल्टा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका महत्वपूर्ण पूरे विश्व में है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट बनते हैं
यह भारत में और बांग्लादेश में देखने को मिलता है। और इसका महत्व भी बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अब बंगाल टाइगर पाया जाता है, और बंगाल टाइगर जैसा कोई भी जगह पे कुछ नहीं मिलता है ऐसे तरीके का। और बंगाल टाइगर बड़े ही अच्छे तरीके से शिकार करता है, हंटिंग करता है। कैसे? यहाँ पे जो मैंग्रोव वन है बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं, और यहाँ पे जो जड़ें होती हैं ज़मीन से बाहर निकल आती हैं सांस लेने के लिए, श्वसन क्रिया करने के लिए। और ये बाहर आने के कारण इसमें दलदली भूमि तरह बन जाता है, क्योंकि मट्टियाँ आकर के यहाँ पे गाद जमा करती हैं, जिससे मट्टी हल्की होती है और यहाँ पे दलदल की तरह से इसे बना मतलब समझ में आता है, बनता है। और अगर कोई भी जानवर यहाँ पे जाता है, हिरण, तो यहाँ पे जाके फंस जाता है, और शेर आगे धीरे से उसका शिकार उसे आराम से वहीं पे खाता है और आनंद प्राप्त करता है। तो सुंदरवन के बाद ये था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नदियाँ हैं यहाँ से निकली है, ये नदी जो है हुगली नदी है, मैंने बताया। और इधर से ये जो नदी आई है स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी, और स्वर्ण रेखा नदी तो इधर से देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे सुंदरवन नाम से एक पार्क भी है। पार्क बोले तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। इसी के बगल में यहाँ पे लोथिया नाम से राष्ट्रीय उद्यान है। इसके ऊपर सजने खाली नाम से भी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है साथियों। और यहाँ पे कई द्वीप भी हैं, मैंने बताया। यहाँ पे बख्खा खाली सागर द्वीप, यहाँ पे जो है देख रहे हैं सब, बख्खा खाली सागर द्वीप है। और इधर की तरफ यह जो है न्यू मूर द्वीप है, जो कि बांग्लादेश और भारत के साथ डिस्प्यूट में है। इसके ऊपर चलें तो यहाँ पे एक कैनिंग नाम का शहर है, सिटी है। और कैनिंग आप जानते ही हैं, भारत का एक गवर्नर जनरल रहा है, गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय, जिसके समय में भारत के 1857 की क्रांति हुई थी, और यह उसे दबाने में सफल रहा कैनिंग। और कैनिंग के समय ही सती प्रथा में जो महिलाएं थी, जो कि सती प्रथा का जो शुरुआत 1829 में हुआ था, यानी बंद कर दिया गया था सती प्रथा को। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से जो विधवा महिलाएं थी उनकी शादी करने का भी काम शुरू हो गया था इसी कैनिंग के समय में। तो यह वायसराय था, और 1856 में यानी 1856 में मतलब कि गवर्नर जनरल बना था, और यह सबसे अंतिम गवर्नर जनरल था। और इसके बाद 1858 में एक नया पद बनाया गया, जो कि वायसराय का पद था, और यह पहला वायसराय भी था। और इसी समय 1857 की क्रांति हुई थी। तो आप जानते ही हैं कि 1857 की क्रांति में पूरा भारत में जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, जैसे झांसी था, कुंवर सिंह का जो था यहाँ पे जगदीशपुर, और कानपुर से लियाकत अली थे, नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, अवध से लियाकत अली थे, फैजाबाद से। तो ये लोग मिल करके 1857 की क्रांति को अंजाम दिए थे, और अंग्रेजों को नाक से चना मतलब कि ये दबाए थे, तोड़वाए थे। तो देख सकते हैं कि यह महत्व तो है ही बंगाल, और बंगाल में ही सबसे पहले आज़ादी की जो नशा है देखने को मिलता है। यहाँ से शुरू होता है आज़ादी का शुरुआत देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने आमार सुनार बंगला लिखा,
जो कि बाद में जाकर के बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। और भारत का जो राष्ट्रगान जनगण मन है वो भी इन्होंने ही इसे लिखा था। तो यहाँ से देखते हैं कि शुरुआत मानी जाती है भारतीयता की, यानी भारत होने का जो गर्व है देखने को मिलेगा। इसके बाद इधर ऊपर की तरफ बढ़े तो कोलकाता शहर मिलता है। इसको हम यहाँ पर कोलकाता शहर है और यहाँ पे अलीपुर है। कोलकाता जो शहर है बाद में बना साथियों। कैसे? सबसे पहले देखिए मुर्शिदाबाद, मुंगेर, मुर्शिदाबाद है, फिर मुंगेर और फिर जाएगा कलकत्ता। तो हम जानते हैं कि पहले बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। और मुर्शिदाबाद होने का मतलब कि यहाँ पे सैन्य जो होते थे उनका अड्डा था। और जो यहाँ पे हथियार रखे जाते थे मुर्शिदाबाद में रखे जाते थे। लेकिन बाद में जो नवाब थे उन्होंने मुंगेर शिफ्ट कर दिया और अंग्रेज़ों ने आकर के इसे कलकत्ता में कलकत्ता फोर्ट के नाम से बनाया। और यहाँ पे एक नई बस्ती बनाई कलकत्ता के नाम से, और वही आज जाकर के कलकत्ता शहर के रूप में विश्व विख्यात है। इसी नीचे अलीपुर, क्योंकि कलकत्ता में ही कलकत्ता मेट्रो बनाया गया है, जो कि दमदमा से हावड़ा तक जाता है लगभग, ठीक है। और अलीपुर बम कांड आपने नाम सुना होगा, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलीपुर बम कांड है। इसके बाद इसी के बगल में यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है यह डायमंड हार्बर है। अंग्रेजों का सबसे इम्पोर्टेंट यह बंदरगाह था डायमंड हार्बर। यहाँ पे आ करके सामान को ले जाते थे इस नदी के माध्यम से, और यहाँ से यूरोप तक मतलब कि रूट बना दिया गया था, रास्ते बना दिए गए थे। इधर की तरफ खड़गपुर, और खड़गपुर में एक आईआईटी है जिसका नाम है खड़गपुर आईआईटी। सबसे पहले रुड़की आईआईटी बनाया गया था, और यहाँ पे है खड़गपुर आईआईटी। इधर यह मेदिनीपुर है। मेदिनीपुर दो भागों में बटा गया है, एक है पूर्वी मेदिनीपुर और एक है पश्चिमी मेदिनीपुर। इसके ऊपर हमने बताया कि डायमंड हार्बर के ऊपर यहाँ पे हावड़ा है, यह भी एक जिला के रूप में है हावड़ा। और हावड़ा में ही हावड़ा ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो कि हुगली नदी के बीच में जहाँ पे पड़ता है, यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए यह हावड़ा ब्रिज बनाया गया है। हावड़ा ब्रिज के ऊपर यहाँ पे टीटागढ़ है और यहाँ पे चंद्रनगर कॉलोनी है, ठीक है। टीटागढ़ और चंद्रनगर की कॉलोनी है, और यह अंग्रेजों से संबंधित कॉलोनी उस समय की हुआ करती थी। ओके साथियों, इसके बाद इधर बांकुड़ा, यहाँ की तरफ से बांकुड़ा है यहाँ इधर। और बांकुड़ा भी हमारे इतिहास में इसका बड़ा ही महत्व है। बांकुड़ा में एक युद्ध भी हुआ था, सिर्फ गांधी जा करके यहाँ पे नुआखली भी यहाँ पे है। गांधी जा करके जब भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था 15 अगस्त 1947 को, तो गांधी जी भारत में नहीं होकर के बल्कि यह बांग्लादेश में थे, बंगाल में थे, और वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू भाइयों को उन्हें लड़ने से, उन्हें अहिंसा करने से रोक रहे थे, और उन्हें भाईचारा का पाठ सिखा रहे थे। तो नोआखली में ऐसा था।
इसी के ऊपर ही रानीगंज यहीं पे है। देखिए बांकुड़ा यहाँ था ना, यह बांकुड़ा है, इसके इधर नीचे की तरफ चले तो रानीगंज मिलता है। यहाँ पे यह है रानीगंज, और रानीगंज आसनसोल यह एक हाईवे बनाया गया है। यहाँ पे एक हाईवे बना है, इस देख सकते हैं ऐसे बना के इधर आया है, और इसी हाईवे पर ही रानीगंज, आसनसोल, चित्तरंजन ये तीनों इंडस्ट्रीज लगाई गई और एक शहर के रूप में है। चित्तरंजन आपको पता है, यहाँ पे रेल इंजन का कारखाना है चित्तरंजन में। आसनसोल ये एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है पश्चिम बंगाल का, और आसनसोल में रेलवे लाइन्स भी है। रानीगंज, रानीगंज कोयला निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कोयला निकाल लेता है। और ठीक बगल में ही चित्तरंजन जो है, यहाँ पे ले जा करके कोयले की खपत की जाती है, क्योंकि अगर कोई भी इंडस्ट्री बैठाई जाती है तो इंडस्ट्री का जो खाना है, फूड, वो कोयला होता है। तो कोयले की जो प्राप्ति होती है या कोयले का जो पहुंचना होता है, बहुत ही सही समय पर होना चाहिए और नज़दीक होना चाहिए, ताकि कम से कम खर्च में कोयला जगह पे पहुंच जाए। और ठीक इधर ही दुर्गापुर, तो दुर्गापुर रानीगंज से आसानी से दुर्गापुर में भी पहुंच जाता है। दुर्गापुर ब्रिटेन के माध्यम से, ब्रिटेन के सहयोग से स्टील इंडस्ट्री बनाई गई थी, बिठाई गई थी। और ठीक आगे ही वर्धमान भी है ना साथियों, यह वर्धमान है। इसके ऊपर यहाँ पे यह शांति निकेतन, इस समय शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है, कि यूनेस्को का जो साइट्स है उसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को को साइट में अब कुल 43 स्थान हो गए हैं या पर्यटन स्थल हो गए हैं। सबसे पहले तो आगरा को बनाया गया था पर्यटन स्थल या यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब इसमें कुल 43 हो गए हैं, और इसमें शांति निकेतन जो वर्ल्ड हेरिटेज है यह भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, और हमने बताया कि मुर्शिदाबाद जो था, मुर्शिदाबाद सबसे पहला राजधानी हुआ करता था बंगाल की, जो कि मुर्शिदाबाद देख सकते हैं यहाँ पे, यह मुर्शिदाबाद पूरा है, यह यहाँ पे। और फिर बाद में मुंगेर भी हुआ था। यहाँ पे फरक्का बैराज देख सकते हैं, यहाँ पे फरक्का है, और फरक्के बैराज से हो करके गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और उसका नाम यहाँ पे पद्मा हो जाता है, पद्मा। अब फिर यहाँ से एक नदी मिलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, वो बंगाल में प्रवेश करते ही उसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना हो जाता है। अब फिर जब मिलती हैं तो इसके बाद इसका नाम मेघना हो जाता है, मेघना हो जाता है यहाँ पे। तो इनका नाम बदलते रहा है। और फरक्का बैराज, देखिए बांध जो होता है दो तरीके से बनाया जाता है। एक बांध ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे नदी आ रही है, और नदी के ठीक उसी साइड में, जैसे यहाँ पे नदी आ रही थी, यहाँ बना दिए बांध, उसी नदी के ठीक उसी क्षेत्र में ही, उसी डायरेक्शन में अगर हम पानी को गिरा दें, पानी को बहा दें, और यहाँ पे बिजली उत्पादन करना है तो कर सकते हैं, यहाँ से सिंचाई के लिए नहर निकालना है निकाल सकते हैं, और फिर इसी क्षेत्र में वापस या इसी तरफ पानी को फिर बाद में बहा दिया जाए तो उसे बोलते हैं बांध यानी डैम। लेकिन हम बैराज बनाएं यानी बांध बनाएं, लेकिन फिर उसी दिशा में वापस छोड़ दें पानी, जैसे यहाँ पे देखिए फिर इसी दिशा में पानी को छोड़ दिया गया है, तो इसे कहते हैं बैराज। और यह बाद में इसलिए बनाया गया ताकि गंगा नदी का पानी इस हुगली नदी में भी आए, क्योंकि हुगली नदी पहले सूख जाती थी और पानी की कमी के कारण कलकत्ता में समस्या हो जाती थी, पानी की समस्या। तो पानी की समस्या को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हुगली नदी में इस बैराज को बना करके पानी छोड़ने का
प्रयास शुरू कर दिया गया। इसके बाद फरक्का के बाद मालदा, ये जो पूरा ये एरिया है ये मालदा के नाम से जाना जाता है। मालदा बोल सकते हैं, गहरा एक जगह है मालदा। यहाँ पे पूरा फैला ये मालदा धंस गया है, ज़मीन यहाँ की धंस गई है। तो केवल यहाँ की नहीं बल्कि ये पूरा का जो ज़मीन है ये पूरी धंसी हुई है, इसलिए इसे मालदा नाम दिया जाता है। ये एक जियोग्राफिकल भी इसे नाम यह है, जियोग्राफिकल नाम दिया जाता है मालदा। और मालदा यहाँ पे पॉलिटिकल नाम यानी जिला के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इधर बेलूर घाट है और इधर ये जो है रायगंज यहाँ पे है। ठीक ऐसे ही मालदा को हम लोग जानते हैं कि यह रेलवे जोन है, यह एक रेलवे जोन है जो कि केस का है, पूर्वी भारत का है मालदा जोन। अब हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर जो यह क्षेत्र है यहाँ पे कूच बिहार, जलदा, जलपाईगुड़ी और यहाँ पे दार्जिलिंग, यह स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे। तो दार्जिलिंग की चाय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी किस्म की होती है दार्जिलिंग की चाय। और यहाँ पे चाय उगाने के बागान लगाए गए हैं। और दार्जिलिंग में एक माउंटेन रेलवे भी बनाई गई है जो कि हेरिटेज के रूप में इम्पोर्टेंट है। आपको घूमने जाना है दार्जिलिंग तो वहाँ पे माउंटेन को जो ट्रेनें हैं वहाँ पे चलती हैं, बड़ा ही सुंदर और उसका नज़ारा देखने को अच्छा लगता है, मज़ा मतलब मिलता है। और दार्जिलिंग में लोग जाकर के घूमते हैं। तो यहाँ की चाय बागान होती है, और चाय के लिए जो होती है ना, हर जगह चाय नहीं उगा सकते। चाय वहीं उगेगा जहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए, लेकिन बारिश भी होनी चाहिए, पानी वहाँ पे इकट्ठा ना हो, बारिश ज़्यादा हो। तो ढलान वाली जगह इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, बारिश भी होनी चाहिए वहाँ पे। बारिश होगी तो ढलान से पानी सब नीचे चला जाएगा और पानी इकट्ठा भी नहीं होगा और पानी से मिलेगा भी। और पहाड़ों से बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी नीचे आता है और इनको पानी प्राप्त हो जाता है। तो चाय का उत्पादन के लिए बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट विशेष तरह का क्षेत्र इसे जाना जाता है, माना गया है। और इसका जो ऊपर का एरिया है सिक्किम से लगता है, और सिक्किम हमारे देश का भी एक महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है जो कि बाद में आकर के भारत से जुड़ा था। यह 22वें संशोधन से भारत में आकर के इसकी हुई थी। और 1945 में 1975 में भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन के भारत में जुड़ गया था। तो ये रहा दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग के ही बगल में हमने बताया कि जलपाईगुड़ी है, और जलपाईगुड़ी में ही सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी है, आपने पीके पिक्चर देखा होगा, उसमें जो बाबा होता है एक व्यक्ति को बता रहा होता है कि आपको जो प्रॉब्लम है कि आपकी पत्नी बीमार है तो सिलीगुड़ी जाइए, वहाँ से कचकौन मंदिर जाइए, फिर उस मंदिर में जाके माथा टेक के आइए तो आपको आपकी समस्या पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे यह सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी में मंदिर है। और नीचे की तरफ यहाँ पे यह कूच बिहार है, यहाँ देखिए कूच बिहार है, और कूच बिहार का भी हिस्ट्री के रूप में इम्पोर्टेंट स्थान रहा है। यह जल्दापारा इधर, और जल्दापारा नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नेशनल पार्क के रूप में यह जाना जाता है जल्दापारा को। इधर कलिम्पोंग है, ये देखिए कलिम्पोंग है, जो कि भूटान और सिक्किम के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो यह महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में इसे जाना जाता है।
और अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे कई ऐसे फोल्क डांस है जो मनाए जाते हैं। देखिए ये फोल्क डांस है, महिलाओं के द्वारा यह किए जाते हैं और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बंगाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो कि सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। तो ये रहा साथियों आज का टॉपिक, और आपका क्या सुझाव है ज़रूर लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए स्टेट को लेकर के और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। तो जय हिंद साथियों।